नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। अग्नि 5 मिसाइल की ही तरह जी न्यूज की रेंज भी पूरे पाकिस्तान को कवर करती है और जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो फिर पूरा पाकिस्तान हमें देखता है। आज पाकिस्तान से हमारे पास एक ऐसा वीडियो आया है जिससे आपको भारतीय सेना की ताकत और जी न्यूज की रेंज का अंदाजा हो जाएगा। पाकिस्तान में रहने वाले आतंकवादी और वहां का मीडिया हमारी रिपोर्टिंग से इतने परेशान है कि अब वहां जी न्यूज की वीडियो क्लिप्स दिखाकर भारत विरोधी माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। और इसी बीच जी न्यूज ने भारत के नए सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत से आज बातचीत की है, जिसमें उन्होंने भारतीय सेना की क्षमताओं को लेकर कई महत्वपूर्ण और बड़ी बातें कही हैं। भारत हर वर्ष 26 जनवरी के दिन अपनी सैन्य ताकत पूरी दुनिया को दिखाता है। आम भाषा में इसे 26 जनवरी की परेड कहा जाता है, लेकिन आज हमने पाकिस्तानी मीडिया की विशेष मांग पर 26 जनवरी से 23 दिन पहले ही भारत की सैन्य ताकत की झांकी दिखाने का फैसला किया है। हम आपको बताएंगे कि भारतीय सेना एक साथ 2.5 मोर्चों पर कैसे लड़ सकती है। हमें लगता है कि पाकिस्तान की सरकार और वहां का मीडिया अगर चाहे तो जी न्यूज के इस विश्लेषण का इस्तेमाल रिसर्च मटेरियल की तरह कर सकता है और इसकी एक सीडी अपने दोस्त चीन को भी दिखा सकता है। वैसे तो जी न्यूज पाकिस्तान में बैंड है, इस पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन वहां की सरकार हो, मीडिया हो या वहां के आतंकवादी हो, सब छुप छुप कर जी न्यूज देखते हैं और इसका एक नमूना आज आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम सर्विस चार्ज की अवैध वसूली का डीएनए टेस्ट करेंगे। आप अक्सर होटल्स और रेस्टोरेंट्स में खाना खाने के लिए जरूर जाते होंगे, लेकिन आपने वहां मिलने वाले बिल को बारीकी से कभी देखा नहीं होगा और आपको यह भी नहीं पता होगा कि आपसे सर्विस चार्ज वसूला जा रहा है। यह भी हो सकता है कि आपने सर्विस चार्ज को सर्विस टैक्स समझकर नजरअंदाज कर दिया हो। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर आज आपको इस विषय पर हमारा डीएनए टेस्ट ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने में आपसे अवैध वसूली की जा रही है और ये आपके पैसे बचाने वाला विश्लेषण है। इसके अलावा हम फिनलैंड के बेरोजगारों की आज खबर लेंगे, क्योंकि फिनलैंड में 2000 बेरोजगारों को सरकार की तरफ से बेसिक सैलरी मिलनी शुरू हो गई है। भारतीय रुपए के हिसाब से यह सैलरी लगभग 40,000 रुपए प्रति महीना है और फिनलैंड के बेरोजगारों को यह सैलरी इसलिए दी गई है ताकि उन्हें काम करने की प्रेरणा मिले। अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि घर बैठे मुफ्त में सैलरी देकर काम करने की प्रेरणा कैसे दी जा सकती है, तो इस सवाल का जवाब आपको आज थोड़ी ही देर में मिलेगा। और आज की सबसे पॉजिटिव खबर अफगानिस्तान से आई है, जहां 2 भाइयों ने लैंडमाइंस यानी बारूदी सुरंगों को नष्ट करने के लिए खास तरह के ड्रोन्स का आविष्कार किया है। इस खबर में इनोवेशन की मात्रा बहुत ज्यादा है और हमें लगता है कि भारत का सिस्टम इस खबर से बहुत कुछ सीख सकता है, क्योंकि भारत में भी नक्सलवादी अक्सर बारूदी सुरंगों के जरिए आम लोगों और सुरक्षा बलों के जवानों की हत्या कर देते हैं। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। कोलकाता में बीजेपी दफ्तर पर आज तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। तृणमूल सांसद सुदीप बंदोपाध्याय की गिरफ्तारी से नाराज पार्टी कार्यकर्ता राज्य बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच गए। वो बीजेपी दफ्तर पर पत्थर और खाली बोतलें फेंकने लगे। वहां मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया तो दोनों पक्षों में भिड़ंत होने लगी। इस दौरान दोनों पार्टियों के कई कार्यकर्ता घायल हो गए। घायल होने वालों में बीजेपी के कुछ नेता भी शामिल हैं। पत्थरबाजी जबरदस्त हुई, नारेबाजी हुई। हमारे कुछ कार्यकर्ता जब बाहर निकले तो उनके ऊपर अटैक हुआ। 12 लोग हमारे घायल हैं गंभीर रूप से। बीजेपी दफ्तर पर हमले के मामले में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गृह सचिव से रिपोर्ट मांगी है। तोड़फोड़ के बाद अब बीजेपी दफ्तर के बाहर सीआरपीएफ तैनात कर दी गई है। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय को सीबीआई ने रोज वैली चिटफंड घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंदोपाध्याय को सीबीआई ने आज पूछताछ के लिए बुलाया था। करीब 3.5 घंटे के सवाल जवाब के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक सुदीप छानबीन में सहयोग नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तृणमूल कांग्रेस ने सुदीप की गिरफ्तारी को बदले की कार्रवाई बताया है। Will reach Delhi and be at the Parliamentary Party office tomorrow at 2:30 p.m. in Delhi to protest against this financial emergency and this. वहीं बीजेपी ने सवाल उठाए हैं कि चिटफंड घोटाले में टीएमसी के नेता ही क्यों पकड़े जा रहे हैं। इन चिटफंड कंपनियों के अंदर जो टीएमसी के लीडर्स हैं वो लिप्त पाए गए हैं
सुदीप बंदोपाध्याय टीएमसी के दूसरे सांसद हैं, जिन्हें पिछले एक हफ्ते के भीतर इस घोटाले में गिरफ्तार किया गया है। सुदीप से पहले तापस पॉल को भी गिरफ्तार किया गया था। तापस पॉल की सीबीआई रिमांड आज 3 दिन के लिए बढ़ा दी गई। समाजवादी पार्टी में सुलह को लेकर मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच आज लखनऊ में हुई बैठक बेनतीजा रही। सूत्रों के मुताबिक बैठक में दोनों ही अपनी अपनी शर्तों पर अड़े रहे। अखिलेश यादव टिकट बंटवारे में अपनी भूमिका, अमर सिंह को पार्टी से निकालने, रामगोपाल यादव की पार्टी में वापसी और शिवपाल यादव को यूपी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने पे अड़े हुए थे, जबकि मुलायम इन शर्तों पर राजी नहीं हुए। मुलायम सिंह ने मीटिंग में कहा कि सब कुछ रामगोपाल यादव की वजह से हो रहा है। इससे पहले आज अखिलेश यादव की तरफ से रामगोपाल यादव ने समाजवादी पार्टी और साइकिल चुनाव निशान पर चुनाव आयोग के सामने अपना पक्ष रखा। अखिलेश यादव की जो नेतृत्व वाली पार्टी है वही समाजवादी पार्टी है, ये हमने मांग की है कि इसको माना जाए। नए आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि भारतीय सेना हर वक्त दुश्मन की किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में जनरल रावत ने कहा कि हमारी सेना दुश्मन के इलाके में घुसकर वार के लिए तैयार है। किस तरह की कार्रवाई की जाएगी उसके लिए हमने विचार विमर्श किया है, हमारी तैयारी भी है। अगली कार्रवाई जब करने का अगर मौका मिलेगा तो हम करेंगे और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि हमें सफलता मिलेगी। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान सरहद पार से आतंकियों की घुसपैठ के लिए ही सीज फायर का उल्लंघन करता है। सरहद के पार से आतंकियों को सपोर्ट मिलता है तो उससे कभी कभी अमन शांति में बहाली में दखल होता है। सीज फायर वायलेशन होते हैं जिस पे हमारे को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ती है ताकि जो आतंकी हैं अपनी घुसपैठ की कार्रवाई में सफल ना हो। इस बार संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। पहली बार 1 फरवरी को देश का बजट पेश होगा। 31 जनवरी को राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा और इसी दिन आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया जाएगा। इस बार पहला मौका होगा जब आम बजट के साथ रेल बजट भी पेश होगा। बजट सत्र का पहला चरण 9 फरवरी तक होगा। अभी तक बजट सत्र फरवरी के अंतिम सप्ताह में होता आया है। सूत्रों के मुताबिक पीएम बजट सत्र में सभी राजनीतिक दलों से चुनाव सुधार और पॉलिटिकल फंडिंग को लेकर चर्चा कर सकते हैं। बंगलुरु में नए साल के जश्न के दौरान महिलाओं से छेड़खानी पर समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने विवादित बयान दिया है। अबू आजमी ने छेड़छाड़ की घटना के लिए महिलाओं को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। अगर आप कहीं पे पेट्रोल होगा, आग करीब आएगी तो आग बहुत जल्दी लगेगी। पेट्रोल से आग को दूर रखना बहुत जरूरी है। हमें इन बातों का प्रिकॉशन लेना चाहिए कि मेरी बेटी बहन आज जो है अपनी इस उम्र में कहीं भटक करके किसी आदमी के साथ जाए और उसका कुछ मजाक उड़े। अबू आजमी से पहले कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने भी विवादित बयान दिया था। परमेश्वर ने कहा था कि नए साल के मौके पर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। परमेश्वर और अबू आजमी के बयान पर नाराजगी जताते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने दोनों को समन भेजा है। There are men across all parties who make these disgusting statements and they are all to be condemned equally. नए साल के जश्न पर बंगलुरु में महिलाओं से सरेआम हुई छेड़छाड़ के मामले को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये बहुत गलत बात है और बहुत ही दर्दनाक घटना है। वहाँ के सिटी पुलिस और वहाँ के राज्य सरकार इसको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और कड़ी कार्रवाई उठाना चाहिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक विधायक ने आज हिजबुल आतंकी बुरहान वानी को शहीद करार दिया। राज्य के हालात पर चर्चा के दौरान विधायक शौकत हुसैन ने कहा कि बुरहान शहीद है क्योंकि उसने कश्मीर के लिए कुर्बानी दी थी। मैंने अंदर भी कहा है कि वो एक इशू लेके एक फ्रीडम फाइटर है जो जम्मू कश्मीर रियासत का एक इशू है। उस इशू को हल करने के लिए अगर उसने बात की, अगर उसने अपनी जान की कुर्बानी दी है तो वो शहीद ही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि बुरहान की मौत के बाद हुई हिंसा के लिए बीजेपी पीडीपी सरकार जिम्मेदार है। 8 जुलाई को हालात खराब और उसके बाद रोज कहीं 3, कहीं 4, कहीं 8, कहीं 11 लोगों की मौत। आतंकी बुरहान वानी 8 जुलाई को एनकाउंटर में मारा गया था।
विदेशी चंदा लेने में नियमों के उल्लंघन पर सीबीआई ने सामाजिक कार्यकर्ता तिस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। मुंबई की अदालत में दायर चार्जशीट में तिस्ता के अलावा उनके पति जावेद आनंद और उनकी कंपनी सबरंग कम्युनिकेशन का नाम भी शामिल है। सीबीआई ने जुलाई 2015 में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के उल्लंघन पर तिस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ केस दर्ज किया था। आरोप है कि गृह मंत्रालय से इजाजत के बिना तिस्ता ने विदेशों से चंदा लिया था। पीएम मोदी ने आज आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। पीएम ने मंदिर में ध्यान भी लगाया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय में इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन किया और कहा कि देश हमेशा उन वैज्ञानिकों का आभारी रहेगा जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। पीएम ने कहा कि 2030 तक भारत विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया के टॉप 3 देशों में शुमार होगा।